हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बहुत बढ़िया। बहुत दिन को बाद हम लोग मिल रहे हैं, बहुत दिन हो गए मिले हुए। और बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है कि सर बहुत दिन से गायब है। एक्चुअली तबीयत खराब हो गया था, ठीक है। बट अब टोटली फिट एंड फाइन है। अब से रेगुलर वीडियो हम लोग अपलोड करते दिखेंगे आपको। तो रेडी हो जाइए और सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं 3, जिसका नाम है विद्युत धारा। जैसा कि आप जानते हैं, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हम लोगों ने क्लियर कर रखा है। चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव अभी तक मैंने नहीं डाला है, बट अब उसी पे काम शुरू करेंगे हम लोग, ठीक है। हमारी टीम उस पर काम कर रही है अभी। सारे डाटा जो है, सारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कलेक्ट करी जा रही है। एक ऐसा ऑब्जेक्टिव का वीडियो बनाया जाएगा जिससे आपको पूरा वीडियो देखने के बाद किसी तरह का कोई संशय नहीं रह जाएगा कि अब हमारा जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे वो बनेंगे कि नहीं बनेंगे। टोटल बनेंगे और टोटल उसी से बनेंगे, ठीक है। तो आज जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। चैप्टर 3 है ये हमारा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि चैप्टर 1 और 2 में हम लोगों ने आवेश नाम की किसी चीज के बारे में पढ़ी थी। आपको तो जैसे मालूम है ये आवेश, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है, चैप्टर 1 हो या चैप्टर 2 हो, बबुआ हमने आवेश के बारे में ही पढ़ रखा है। अभी तक आवेश, देखो आवेश की बात है तो या तो ये विराम की अवस्था में रह सकता है, हाँ, और नहीं तो फिर ये गति की अवस्था में रह सकता है। यही हो सकता है, या तो ये विराम की अवस्था में हो सकता है, नहीं तो गति की अवस्था में हो सकता है। अच्छा, विराम की अवस्था में जब होगा यानी कि रुका हुआ, तो ऐसी अवस्था में क्या क्या होती है आवेश। जब विराम अवस्था में होता है तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों उसी बेसिस पे था। चैप्टर 1 हमने पढ़ा है, आराम करेगा, विराम अवस्था में रहेगा तो वैसी अवस्था में आवेश अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने के बाद बहुत सारी की घटनाएं होती थी जो चैप्टर 1 में पढ़ी थी। उसके बाद विभव भी उत्पन्न होता था, चैप्टर 2 में हम लोगों ने उसके बारे में पढ़ रखा। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एक्चुअली जो है आवेश विराम अवस्था में होती है तब क्या क्या चीजें होती हैं, कौन कौन सी फेनोमेनन, कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने देख रखी है। बट सर आवेश जब गति में होगा तो क्या होगा। अच्छा, गति में होना, गति में होने का मतलब होता है चलना, यानी कि मोशन में आ जाएगी। तो मोशन दो तरह का होता है बबुआ, एक होता है समरूप मोशन यानी कि समरूप गति, ठीक है। ये देखने वाली बात है यहाँ पर। समरूप गति में वेग बदलता नहीं है, एक समान चाल से चलता है। कोई भी चीज अगर समरूप गति से चल रहा है, इसका मतलब कि उसका जो वेग है, उसका जो चाल है वो बदलेगा नहीं, एक समान चाल से चलेगा। यानी कि कह सकते हैं कि एक समान चाल, ठीक है, एक समान चाल। और दूसरा गति जो होता है असमरूप गति होता है। ये सारी चीजें फर्स्ट ईयर में पढ़ी हैं आप लोगों ने, समरूप गति और समरूप गति, ठीक है। तो भैया समरूप गति एक समान चाल, और ये असमरूप गति मतलब ना अलग अलग चाल हो सकता है या अलग अलग वेग हो सकता है। मतलब कहने का मतलब अलग अलग वेग बदल सकता है। अच्छा, जब वेग बदलेगा त्वरण उत्पन्न होगा। हाँ, ये सारी चीजें जो है फर्स्ट ईयर की हैं कि वेग बदलता है, त्वरण, मतलब कि ये त्वरणशील गति भी बोल सकते हो। तो देखो एक बात, जब कोई आवेश गतिशील हो और वो गति समरूप गति हो, जब कोई आवेश गतिशील हो एक समान, जैसे बाइक चलाते हो ना, एक्सेलरेटर देते हैं एक बढ़ जाला स्पीड, वो नहीं 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 नहीं, कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए। मतलब कि एक्सेलेटर ना बढ़ाना है ना ब्रेक लगाना है, एकदम आराम से। हेडफोन लगाए हुए, हेडफोन नहीं लगा के, हेडफोन लगाए तो हेडफोन लगा के कभी भी गाड़ी ना चलाएं, जनहित में जारी ये एक सूचना है। चलिए, अच्छी बात है सर, बता दिया आपने, तो हमको तो पता ही नहीं था। तो अभी क्या करना है ना कि हम बता रहे थे समरूप गति के बारे में। तो समरूप गति में कहना, जैसे याद करो ना कि आंख बंद करके किसी की आंख बंद करके गाड़ी कैसे चलाएंगे सर। नहीं नहीं, अरे सोचो ना कि गाड़ी चला रहे हो, किसी की याद आ रही है, तो किसी की याद आ रही है तो किसी की याद के बारे में सोचोगे। तो आराम से गाड़ी ना एक्सलेटर देते हो ना ही ब्रेक लगाते हो, एकदम कॉन्स्टेंट रोड खाली है, बढ़िया से जा रहा है एकदम, ना वेग बढ़ रहा है ना वेग घट रहा है। ऐसे किसी को याद करके भी गाड़ी मत चलाना, नहीं तो किसी की याद करने का लायक रह नहीं जाओगे। तो समरूप गति में जब आवेश गति करता है और वो गति समरूप गति होती है तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? विद्युत धारा। बस यही बताना चाहते थे हम कि जब आवेश गतिशील हो और वो गति कैसी होनी चाहिए, समरूप होनी चाहिए, एक समान चाल होनी चाहिए। ये ना कि आवेश कुछ कभी बढ़ल कभी तेज कभी धीरे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ऐसे वाले मोशन में विद्युत धारा की उत्पत्ति होती है। तो सर ऐसे वाले में क्या होगा?
ऐसे वाले में केवल विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होते, ऐसे वाले को हम लोग पढ़ते हैं विद्युत चुंबकत्व के बारे में। ये एक अलग ब्रांच हो जाता है जो आपको सेकेंड ईयर में ही पढ़ना है, जो हम आपको पढ़ाएंगे भी, ठीक है। ये जो आता है ये विद्युत चुंबकत्व के सिरे में आ जाता है, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली हमारा जो टॉपिक है आज का, वो टॉपिक कौन, ये। आप लोग नोट्स बना लें, अपना अपना कॉपी निकाल लें, अपना कलम निकाल लें और एक फ्रेश कॉपी पे नोट्स बनाना स्टार्ट करें, ठीक है। क्योंकि नोट्स यूट्यूब देख के जो बनाओगे, यहाँ पे जो हम लोग बनाएंगे, कहीं से डाउनलोड करके ले लेना, किसी से छाप लेना, उससे बहुत और कई गुना बढ़िया होगा, ठीक है। तो नोट्स आप यहीं से बनाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। बाकी ये तो आप जानते ही हैं कि लाइव क्लासेस हम लोग चला ही रहे हैं, सारे लोग कर रहे हैं ना। जो नहीं कर रहे हैं भैया लाइव क्लास, वो फोन पे जल्दी से बात कर लो, नंबर तो तुमको मालूम ही है व्हाट्सएप पर। चलो खैर, नहीं मालूम है तो चक्कर में पड़ो, कहीं तो सर होंगे, कहीं तो सर होंगे। अभी तक तुम इतने दिन ऐस किए, तुमको मालूम नहीं है क्लास चल रहा है कि निकला। खैर, विद्युत धारा, इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, देखो भाई, अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह की परिभाषा बताई रखी होती है, लेकिन एक्चुअली बात दिमाग में ये बिठा लेना, मतलब सबका एक ही होता है। विद्युत धारा क्या होता है, देखो बहुत सारे टोन में लिखेंगे इसको, ठीक है, बहुत सारे टोन में लिखेंगे। पहला दिमाग में बिठा लेना, आवेशिक प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। 10th क्लास में भी तुम लोग पढ़े होगे ना। हाँ सर पढ़े थे सर, पढ़े थे। आवेश के प्रवाह को, ठीक है, पढ़े थे ना, पढ़े थे। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बढ़िया ये वाला चीज है, ठीक है। यहाँ पे आवेश जब भी कहा जाएगा ना, तो बेसिकली आवेश का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही लिया जा रहा है, ठीक है ना। बेसिक जो है, बेसिकली आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन से ही होता है। दूसरा हम इसको क्या कह सकते हैं सर, कहीं कहीं लिखते हैं आवेशों के सतत प्रवाह को। यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हो ना, आवेशों के सतत प्रवाह को। सतत मतलब लगातार, ठीक है ना, वो सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ये रटंत वाली चीजें हैं जो 10th क्लास में बच्चे रट के आते हैं, वही लिख दिए हम भी, ठीक है। दूसरा नंबर देखो, एक और बोल सकते हैं इसको कि किसी चालक से एकांक समय में प्रवाहित धारा को, प्रवाहित आवेश को जानते हो। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे किसी चालक से एकांक समय में प्रवाहित आवेश को विद्युत धारा कहा जाता है। कैसा लगा सर, आगे नहीं बताया। अरे कैसा लगा, तुम लोगों को जैसा लगता है वैसा ही लगा, और क्या। विद्युत धारा कहते हैं। सर हम लोग को तो मोहब्बत हो जाती है, हर घंटे अलग अलग, छी, हर घंटे में मोहब्बत होती है। क्या करे सर, इश्क के मरीज जो ठहरे, पढ़ाई लिखाई से तो मतलब है नहीं सर। अच्छा देखो, ये क्या है ना, एक चालक है, ठीक है, ये है एक चालक, ठीक है। और इस चालक से, मान लो ये चालक से करंट जा रही होगी, क्यों, आवेश जा रहा है, अभी तो आवेश जा रहा है ना। और इस आवेश को यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगा होगा, 30 सेकेंड। बट हमको किसी चालक से एकांक समय में आवेश निकालना है। तुम देख रहे हो 30 सेकेंड में क्यों आवेश जा रहा है। चलो ना इसको खेला खेल देते हैं हम लोग। यहाँ t सेकेंड में आवेश क्यू है, 30 सेकेंड में आवेश कितना है, क्यू है। हम कहेंगे वेरी गुड। तो तुम कहोगे सर जी एक काम और तुम कर लो, 1 सेकेंड में निकाल लो ना, तो ये क्यू बाई टी, ठीक है। तो यहां से मालूम चला, ओहो देखो एक बात और बता दें कि विद्युत धारा को आई से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं बड़का आई, कहीं कहीं छोटका आई, तुमको जैसे जिससे मोहब्बत हो उससे कर को दिक्कत है। हम बड़ा आई लिखेंगे, आई बराबर क्यू बाई टी, ठीक है। तुम चाहो छोटका आई भी लिख लो, कहीं कहीं छोटका आई और यहाँ पर बड़का क्यू लिखते हैं लोग, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही चीज है, मतलब एक ही है, ठीक है ना। यानी कि कह सकते हो यहाँ से कि सर विद्युत धारा बराबर हमारा जो फॉर्मूला आ गया, विद्युत धारा बराबर जो फॉर्मूला आ गया हमारा सर, वो विद्युत आवेश को पकड़ लेंगे, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो, बटा में समय से भाग दे देंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, एकदम दे लो दे लो दे लो दे लो, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया विद्युत धारा का फॉर्मूला। यहाँ से तुम चाहो तो ये तो 2 डेफिनेशन लिखवा दिया मैंने तुम्हारा,
अब ये मत कमेंट में करना सर डेफिनेशन कहाँ है, अरे यही है डेफिनेशन लिख लो, कुछ 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 कुछ, समझ लो ना। ये देखो ये सूत्र है, ये जो है तुम्हारा विद्युत धारा का सूत्र है। आवेश को जब समय से भाग दोगे तो यहाँ से तुम वो एक और काम कर सकते हो, यहाँ से 3 नंबर डेफिनेशन ले आ सकते हो। ये क्या है, ऊर्जा प्रवाह सॉरी आवेश प्रवाह की दर है, Q/T है, आवेश प्रवाह की क्या है, दर है। तो ऐसे भी लिख सकते हो कि आवेश प्रवाह की दर को, एक और परिभाषा ले लो, आवेश प्रवाह की दर को एकदम बढ़िया से, एकदम बेसिक से इस टॉपिक को समझते जाना है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना बहुत मजेदार है। ये जो भी जो चैप्टर चलेगा इसमें जो भी हम लोग 15-16 वीडियो डालेंगे, बहुत मजेदार होने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल भी मिलने वाले हैं। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं भैया, इसको तो गांठ बांध लो, जिनको जो याद हो वो लिखना परीक्षा में, ठीक है ना। चलो मिटार दे, छाप लिए, हाँ सर छाप लिए, ठीक है फिर, हाँ छाप लिए तो अच्छी बात है। इसका हम थोड़ा सा तुमको दिखा देते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। नहीं, मात्रक देखना जरूरी है। हाँ सर मात्रक देखना जरूरी है, आज मात्रक दिखा देते हैं। मात्रा का, जैसा कि आपको मालूम है सर I बराबर Q/T होता है, और जैसा कि सर आप बताए हैं Q तो आवेश है, तो इसका तो हो जाएगा कूलम्ब, तो हम कहेंगे कि एकदम सही है। और T का हो जाएगा सेकंड सर, तो हम कहेंगे ये भी सही है। तो सर कूलम्ब प्रति सेकंड, हम कहेंगे एकदम सही है सर। तो कूलम्ब प्रति सेकंड, देखो भैया एक बात और, ये 1 कूलम्ब प्रति सेकंड को 1 एम्पियर कहा गया, मतलब कि ये भी मात्रक है। लेकिन अब जो है ना, जैसे कहने का मतलब कि हम है, मेरा नाम प्रिंस कुमार सिंह है, घर पे मेरी मम्मी मान लो हमको बुलाती है एग्जाम्पल टिंकू, ठीक है, तो हम टिंकू ही हैं जो बाहर प्रिंस सर के नाम से जाने जाते हैं। ये जो है कूलम्ब प्रति सेकंड ही है जो लोगों के पास अधिकतर एम्पियर के नाम से जाना जाता है, और एम्पियर को बड़ा वाला है इसे दिखा, इससे मेरा टिंकू नाम वाम है नहीं, ठीक है ना, हम एग्जाम्पल दिए हैं, उसको सीरियसली नहीं लेना है। 1 कूलम्ब प्रति सेकंड को अब क्या कहा जाएगा, एम्पियर। तो यहाँ से मालूम चला कि सर 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 एम्पियर क्या है, एम्पियर क्या है, तो तुम कहोगे एम्पियर विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। तो विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है, क्या है क्या है क्या है क्या है क्या है, एम्पियर है, ठीक है। हाँ, और एम्पियर को किसे दिखाओगे, कैपिटल एस है। और एक बात और, इसका तो ये एक आधारभूत राशि है, तो इसकी विमा या तो ए लिख दो, विमा या तो ए लिख दो, या फिर ये आई लिख लो। ये तो आधारभूत राशियों में से एक है ना, 7 आधारभूत राशियां फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी आपने, उसमें से एक है ये। तो ये है आपका विद्युत धारा, ये है हमारा विद्युत धारा। तो भैया कोई दिक्कत है कहीं, नहीं है, मिटा दे, छाप लो पहले, फिर इसको पहले छाप लो। देखिए अभी जो हम लोग काम करने वाले हैं उसमें से एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो बहुत ज्यादा ट्रेंड करता है कि आखिर जो विद्युत धारा है जिसके बारे में हम लोग इतना गप कर रहे हैं, क्या वो अदिश राशि है या वो सदिश राशि है, ठीक है। अब किस पर टिक करेंगे, या अदिश पर, सदिश पर, ये बहुत ट्रेंडिंग सवाल है, ठीक है। अधिकतर ये जो सवाल है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, जो आप परीक्षा लिखते हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सदिश है या नहीं है, क्या क्या होना चाहिए, पहला परिमाण होना चाहिए, दूसरा दिशा होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद सदिशीय योग के नियम का पालन करना चाहिए। देखो अभी तक जो भी हुआ है खेला हम क्लियर करते हैं, सदिशीय योग का पालन। अच्छा एक बात बताओ मेरे भाई, ये वाली तो है, अधिकतर हम लोग क्या करते थे, यही 2 चीजें देखते हैं, ये दोनों है, चिल्ला के बोल देंगे कि सर हाँ ये सदिश राशि है। लेकिन विद्युत धारा के साथ क्या है ना कि परिमाण भी होता है उसके पास और दिशा भी होता है इसके पास, ठीक है। लेकिन ये वाली चीज जो है ना थोड़ी क्या बहुत सारी, ये तो पूरा पलट जाता है ना इसके नाम पे। सदिशीय योग क्या होता है, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये आएगा कि सदिशीय योग क्लियर नहीं हुआ।
सदिशीय योग देखो क्या होता है ना कि अगर ये क्वांटिटी कोई ए है, एक सदिश ये है और एक सदिश ये है मान लो, ठीक है, और इनके बीच का एंगल थीटा है। अब इन दोनों को जब तुम जोड़ोगे ना, इन दोनों को जब तुम जोड़ोगे तो जोड़ने के बाद कुछ आएगा, वो देखो कैसे आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये वेक्टर जब मैंने आपको पढ़ाया था सदिश, उस समय बताया था। यानी कि इन दोनों का जोड़ जो होता है, इन दोनों का जो जोड़ होता है वो दोनों के बीच के कोण पर निर्भर करता है, cos थीटा पर। जैसे जैसे ये थीटा अभी मान लो एग्जाम्पल 60 डिग्री है तो रिजल्ट कुछ और आएगा इसका, ठीक है, एक्स आएगा, मान लो कोई आएगा। अब 60 डिग्री से 90 डिग्री करोगे ना तो चेंज करके वाई हो जाएगा, 120 डिग्री करोगे ना तो जेड हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब कि ए वही है, बी वही है, ये दोनों चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन थीटा चेंज हो रहा है ना, तो भैया ये एक जो रिजल्ट आ रहा है जोड़ने का वो चेंज होने लग रहा है। यहाँ पे देखो, मान लो तुम धारा के साथ भी ऐसा ही करना चाहते हो, धारा के साथ अगर ऐसा होने लगा, थीटा कोण बदलने पर अगर रिजल्ट बदलने लगा तो हम कहेंगे सदिश है, ठीक है। एक तार ऐसे ले लो और यहां से 6 एम्पियर लेके आओ, एक तार यहां ले आओ, यहां से 8 एम्पियर लेके आओ, दोनों तार को आपने यहां से ऐसे निकाला है। तो तुम यहां पर देख रहे हो कि सर अभी तो मान लिया मैंने कि 40 डिग्री का या 45 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे 8 6 14 एम्पियर तुमको करंट मिलेगा, एकदम मिलेगा। तुम आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ये तुम्हारी कैलकुलेशन हो सकती है और तुम कर भी सकते हो। अब क्या कर रहा है ना, सेम 6 एम्पियर का करंट अब की बार 120 डिग्री के कोण पे ले रहे हैं, ठीक है, 8 एम्पियर, और अब की बार ऐसे, तो फिर भी तुमको 14 एम्पियर ही मिलने वाला है। मतलब कि सर इन दोनों का जोड़ जो है ये 45 और ये 120 से वैरी नहीं करने वाला, ना ही ये 45 डिग्री पर निर्भर कर रहा है, ना ही ये 120 डिग्री पर निर्भर कर रहा है। कतनो करबो जादू टोना बबुआ रही है 14 एम्पियर, समझ रहे हो। हाँ, तो ये एंगल पर मतलब कि सर इसके पास परिमाण भी है, दिशा भी है, लेकिन ये सदिशीय योग का पालन नहीं करता है। अगर ये तीनों में से कोई एक गड़बड़ हुआ ना तो सदिश नहीं कहा जाएगा। तो यहां तो सर गड़बड़ हो गया, ये चूंकि सदिशीय योग का पालन नहीं करता है इसलिए ये सदिश नहीं है। ये कौन है? अदिश राशि है। तो याद रखिएगा विद्युत धारा अदिश राशि होती है। क्यों? क्योंकि ये सदिशीय योग का पालन नहीं करता है। फिर से एक बार समझ लोगे, विद्युत धारा के पास परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, लेकिन चूंकि ये विद्युत धारा के पास परिमाण भी होता है, दिशा भी होता है, लेकिन ये सदिशीय योग का पालन नहीं कर पाते हैं, और यही कारण है कि ये सदिश न होकर कौन होते हैं? अदिश होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज नहीं थी, एक लॉलीपॉप टाइप का था जिसे आपने समझ लिया। ऑब्जेक्टिव में ये पूछ भी सकता है। तो याद रखना कि विद्युत धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना इसमें। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक इज कि सर इस पर सवाल कैसे पूछेगा। देखो विद्युत धारा पर अगर जो सवाल पूछेगा ना वो दो तरह के सवाल पूछेगा। विद्युत धारा में जो सवाल पूछेगा वो दो तरह के सवाल पूछेगा, ठीक है। और दोनों तरह के सवाल हम लोग अभी देखेंगे। दोनों तरह के सवाल हम आपको दिखाते हैं। विद्युत धारा, मजा आएगा, सवाल करने में मजा आएगा और सवाल में ज्यादा दिक्कत भी नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, अवकलन हमको उम्मीद करते हैं सबको आता है। हम यही सोच के चलेंगे डिफरेंशिएशन सबको आता है, ठीक है। चलो, ये विद्युत धारा दो तरह के, एक पूछ सकता है तुमसे औसत विद्युत धारा, ठीक है, औसत धारा, और एक पूछ सकता है तात्क्षणिक धारा। देखो भैया बात ऐसा है कि दोनों में से कोई भी सवाल तुमसे पूछ सकता है और तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे भैया कि तुम इसको कैसे करोगे। औसत धारा और तात्क्षणिक धारा। देखो औसत धारा में क्या होता है ना, जैसे आई एवरेज, तो इसमें क्या होता है ना, टोटल करंट ले लो और टोटल जो है ना टाइम से भाग दे दो, बस सिंपल। टोटल करंट ले लो, टोटल टाइम से भाग ले लो। इसमें भी क्वेश्चन करेंगे अभी तुरंत। और तात्क्षणिक धारा जो होती है ना, ये किसी फिक्स टाइम पे आपको करंट पूछेगी। तो ऐसे के लिए आप करंट जो निकालोगे वो डिफरेंशिएशन करके मिलेगा, dq by dt, बस सिंपल। ऐसे कुछ सर मजा नहीं आया, इस वाली चीज में तो मजा नहीं आया। कोई बात नहीं बेटे, याद रख लो इसको। आई एवरेज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, आई इंस्टेंटेनियस तात्क्षणिक धारा जो होगी dq बाई dt। एक क्वेश्चन करते हैं, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। याद रखोगे ना, इसको नोट कर डाले, ओके। क्वेश्चन से ज्यादा मजा आएगा।
वादा करते हैं एकदम मजा आएगा, और मजा ही नहीं तुम एकदम लास्ट में कमेंट करोगे सर एकदम बुमबुमा दिए। आज एक क्वेश्चन दिखाते हैं तुमको। यदि Q बराबर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 कूलम, ठीक है, Q बराबर टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 कूलम, तो ए नंबर यहां से देखो, t बराबर 0 से t बराबर 3 सेकेंड तक के लिए औसत धारा बताओ। देखो यहां पे तुमसे पहला सवाल पूछा कि t बराबर 0 से t बराबर 3 सेकेंड तक का औसत धारा कितना होगा, और बी नंबर पूछ रहा है कि t बराबर 3 सेकेंड पर धारा क्या होगी। देखो दो सवाल है यहां पर, ठीक है। पहला जो सवाल है वो पूछ रहा है कि t बराबर 0 से लेकर t बराबर 3 सेकंड तक के लिए औसत धारा बताइए, यानी कि कहीं ना कहीं पहला वाला चीज औसत धारा डायरेक्ट पूछ रहा है। लेकिन t बराबर 3 सेकंड पर धारा का मान, यहाँ पे तात्क्षणिक और औसत पे पहले कुछ नहीं लगाया है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बट यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज नोटिस हुआ है, यहाँ पे t बराबर 3 सेकंड पर किसी भी खास एक सिंगल टाइम, यहाँ दो टाइम है, दो टाइम के बीच में, दो टाइम के बीच में मतलब औसत ही होगा, और किसी एक खास टाइम पर जैसे 8 बजे ये इंस्टेंट है तो आप इसको तात्क्षणिक समझ लोगे, ठीक है। यानी कि यहां पर आई एवरेज निकालना है और यहाँ पे आई इंस्टेंटेनियस, यानी कि ये वहां पर फॉर्मूला जो निकलेगा वो डी क्यू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी वाला, और यहाँ पर जो लगेगा डी क्यू बाई डी टी वाला। चलिए करते हैं इसको, ठीक है। आ जाओ पहला करते हैं, पहला नंबर सॉल्यूशन। पहले ट्राई कर लो, हैं, पॉज करो वीडियो को एकदम और ट्राई करो। मुझे लगता है ना आ जाएगा, बहुत लोगों से ट्राई करने पे ये आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है, मजेदार है। एक काम करते हैं, मुझे आई एवरेज निकालना है। मुझे क्या करना है, आई एवरेज निकालना है। अगर आई एवरेज निकालना है तो मुझे डेल्टा क्यू चाहिए और मुझे डेल्टा टी चाहिए, यानी कि 0 से लेकर 3 सेकंड में कितना चार्ज गया होगा। तो क्यू बराबर तो तुमको मालूम है ना भाई मेरे, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, टी बराबर 0 पहले रख के क्यू निकाल लो। टी बराबर 0 पर कितना हो जाएगा, क्यू 0 सेकंड पर देखो 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, यानी कहने का मतलब टी के जगह पर 0 रख देना है, 1 कूलम, और फिर टी के जगह कितना रखोगे, 3 सेकेंड, ठीक है। तो क्यू एट 3 पे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 3 अब प्लस 1, 9 4 13 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्या देख रहे हो कि 3 सेकंड पे 13 कूलम और 0 सेकंड पे 3 कूलम, सॉरी 1 कूलम, तो तुम्हारा डेल्टा क्यू कितना आ गया, एंड डेल्टा क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे Q3 माइनस Q0, ठीक है। सो इट बिकम्स 13 माइनस 1 12 कूलम, ठीक है। उसी तरह से डेल्टा टी, T2 माइनस T1, T2 कितना है 3 और T1 कितना है 0, सो दिस इज 3 कूलम सेकेंड। कोई डाउट हो तो पूछ डालो। यहां से तुम चाहो तो आराम से आई निकाल सकते हो लल्ला मोरे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। तुमको तो आई एवरेज चाहिए ना, आई एवरेज चाहिए, डेल्टा क्यू 12 है और यहाँ पर ये 3 है, कट जाएगा। सो सर इसका औसत धारा जो है ना 4 एम्पियर है, औसत धारा जो है ना 4 एम्पियर है। तो ऐसे सवालों के लिए यही हमारा स्टेप होगा, और हमको नहीं लगता मेरे भैया को कोई दिक्कत होगा। देखो बेसिकली हमने क्या किया है कि t बराबर 0 से t बराबर 3 सेकंड तक का औसत धारा पूछ रहा है। फॉर्मूला आई एवरेज का डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, पहले डेल्टा क्यू कैलकुलेट करो, मतलब कि दोनों जो टाइम दिया है ना, दोनों टाइम, वो दोनों टाइम के बीच में का मतलब वो आवेश निकाल लो। मैंने निकाल रखा है, देखो पहले t बराबर 0 रख दिया, क्यू निकल गया मेरा 1 कूलम, फिर 3 रखा, फिर यहाँ पे 13 आ गया, घटा देंगे ना 12 आ गया डेल्टा क्यू। डेल्टा टी का मतलब कितना से कितना समय है, तो उतना समय, 0 से 3 है तो 3 माइनस 0 3, डिवाइड कर दो, क्लियर। दूसरा नंबर सर, दूसरा नंबर सर, ये बी नंबर, बी नंबर ये तो और लॉलीपॉप है। क्यू बराबर तुमको दे रखा है ना, टी स्क्वायर प्लस टी अब प्लस 1, तुमको आई इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो ऐसे के लिए तुमको तो डी क्यू बाई डी टी करना पड़ेगा। डी क्यू बाई डी टी तुमको तो मालूम है कैसे होता है ना, है अलग अलग डिफ्रेंसिएशन। जैसे इस टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर है तो सबसे पावर देखो, पावर कितना 2 है, किसका पावर है, टी का, तो टी का टी लिखो, 2 में से 1 गया, पावर जो होता है उसमें से 1 घटा के लिखते हैं, तो 2 है, 1 घटा 2 1 प्लस, ये देखो यहाँ पे कितना है पावर, कुछ नहीं तो 1 है, तो 1, टी का टी कितना पावर है 1, 1 में से 1 ले जाओ 0, प्लस संख्या का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। सो आई इज इक्वल टू इट्स 2t प्लस 1 इंटू किसी भी चीज का पावर 0 तो 1 हो जाता है, 1 इंटू 1, सो तुम्हारा आंसर होगा 2t प्लस 1। आई बराबर कितना आया 2t प्लस 1, बट टी की जगह पर तुमको कितना रखना है 3 सेकंड रखना है,
रख डालो ना फिर, I बराबर 2t, टी की जगह पर 3 प्लस 1, 3 दूनी के 6 7 एम्पियर। सो योर आंसर इज 7 एम्पियर। क्लियर है? ये वाली चीज तभी क्लियर होगी जब आपको डिफरेंशिएशन आता होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं आता है, डिफरेंशिएशन अगर नहीं आता है, ज़्यादा मच्छी पच्ची नहीं लगाना, पहले डिफरेंशिएशन सीखो मैथमेटिक्स वाले सर से और उसके बाद इसको ट्राई करना। ठीक है, तो ये था अभी आपका चैप्टर 3 का बेसिक फर्स्ट क्लास। पूरा वीडियो देखने के बाद आप लोग नीचे कमेंट जरूर करें कि आपको कैसा लगा है, क्योंकि तुरंत हम लोग दूसरा वीडियो डालेंगे, तुरंत दूसरा वीडियो अपलोड होगा, जिस वीडियो का नाम होगा, टॉपिक का नाम होगा अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला वो। तब तक के लिए जय हिंद।